ओके स्टूडेंट्स, जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको रेशियो अराउंड मिलेगा 2.4 इंटू 10⁻39। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स क्या है, ज़्यादा स्ट्रोंग है। इसका मतलब जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वी डू नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। इसीलिए हम अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अर्थ की ग्रेविटी के फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसको वहाँ इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, ओके। इसमें हमें डायमेंशन भी प्रूव करनी थी। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं यूनिट्स के टर्म्स में आपको एक बार शो करके दिखा देती हूँ। क्या है आपका के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। हाँ जी, के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रॉन कूलम स्क्वायर अपॉन व्हाट इज जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगेन दिस इज केजी, दिस इज केजी स्क्वायर। केजी से केजी कैंसिल, दिस कैंसिल, एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन। क्या आया? यूनिटी। जब यूनिट से कट गई तो इसकी डायमेंशंस भी क्या होंगी? यूनिटी। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सिर्फ पर्पस क्या है? एक तो आपको ये बताना कि ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। दिस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ एफ ई अपॉन एफ जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड हमारा ये आपको अब यहाँ से ये चीज़ बताती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर वेरी वीकर फोर्स देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्लस दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर है। नेक्स्ट मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 4th। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था, क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब जो एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफ़र होगा या एक बॉडी जो चार्ज एक्वायर करेगी वो आपके इलेक्ट्रॉन्स का इंटीजर मल्टीपल होगा। कि आप मतलब ये कहोगे कि एक बॉडी ने अगर चार्ज को लूज़ किया तो वो 1 2 3 4 इतने इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ करे या उसने गेन करे। कभी भी वो 2.5 या 6.5 इस तरह से फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या गेन नहीं करेगी। इट इज़ अ क्वांटाइज्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड योर क्वांटाइज्ड। Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic? अगर हम बहुत ज़्यादा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक मतलब जैसे आपके पास माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया बेटा कि आपके पास एक बहुत बड़े, मतलब आप ये लगा लो ये रॉड है, क्लियर, ठीक है, जिसके अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है वो बहुत ज़्यादा रेट पे है, क्लियर। तो उस केस में हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के कंसेप्ट को इग्नोर करके चलते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि देखो जब आपका माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ होती हैं तो उस केस में जो चार्ज है आपका वो हमें ऐसा लगता है कि कॉन्टीन्यूस फ्लो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो कॉन्टीन्यूस फ्लो कर रहा है, वहाँ पे हमारा डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं होती है। अब देखो आपकी अगर बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगी, ठीक है, तो उससे वहाँ पे क्या आ गई? डिसकॉन्टीन्यूटीज़। लेकिन अगर आपका माइक्रोस्कोपी लार्ज स्केल में चार्ज है तो आपको नहीं पता कि कितना चार्ज एकदम से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट है उसको डील नहीं करते, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है जैसे दे भी रखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, देखो व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ charges appear to both. A similar phenomena is observed when other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the conservation of charge. Very simple question बेटा, कि ये कह रहा है कि आपके पास एक ग्लास रोड है, आपने उसको सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया, ठीक है। अगर सिमिलर फिनोमिना आप अलग बॉडीज़ में भी देख सकते हो, तो अब ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ किस तरह से कंसिस्टेंट है। आपको पता है कि बेटा सिंपल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, आपने इनको आपस में क्या किया? रब किया, ठीक है। आफ्टर रबिंग क्या होगा? एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, बट जितने इलेक्ट्रॉन्स ये बॉडी लूज़ करेगी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को ये बॉडी क्या करेगी? गेन करेगी। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली
ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, दिस इज ओनली द, यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि नेट जो है आपका, नेट चार्ज जो है वो आपका क्या रहेगा, सेम, जितना इसने दिया उतना ही इसने लिया। क्लियर? ओके। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो इस पे पीछे चार्ज भी कितना आ जाएगा, +3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इस पे चार्ज भी कितना आ जाएगा, -3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 4 point charges QA, QB, QC and QD are located at the corner of a square of a side. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? Okay, very good question. बोर्ड के पेपरों के हिसाब से आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत जनरली आपके रिपीट होते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका कोई स्क्वायर है, ठीक है। इसके चारों कॉर्नर्स पे आपने क्या रख दिए, चार्जेस रख दिए, QA, QB, QC एंड QD। QA देखो, QA कितना है, 2 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम। QC 2 माइक्रोकुलम एंड व्हाट इज QD, दिस इज योर -5 माइक्रोकुलम। ओके, नाउ साइड कितनी है, स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 कूलम का चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है आपने, सेंटर पे, ठीक है। साइड कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंटर पे हमने क्या रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। क्लियर? ओके, ठीक है। अब हमें 1 माइक्रोकूलम पे चार्ज निकालना है। अब हमें पता है कि देखो, पहले इसको हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब हमें 1 माइक्रोकूलम पे चार्ज निकालना है ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एक बार दोबारा। पॉइंट चार्जेस दिस लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD of side 10 centimeter. What is the force on 1 microcoulomb charge placed at the center of square? हाँ जी, अब इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे, ठीक है, ये साइड्स ले लो A B C D। हाँ जी, 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे इस QC चार्ज की वजह से कितना फोर्स होगा, फोर्स O मान लो इसको, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, फोर्स ऑन O मतलब 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे इसकी वजह से कितना होगा, दोनों सेम चार्ज है बेटा, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल। दिस इज FC। ओके, 1 कूलम चार्ज पे इस QB की वजह से कितना चार्ज होगा, ड्यू टू दिस चार्ज, ये नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, दिस FB। 1 कूलम पे इस QD की वजह से कितना चार्ज होगा, ठीक है। अगेन दिस इज माइनस है, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स FD, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू QA, ये इसको रिपेल करेगा, FC। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब समझने के लिए, अब एक फोर्स ये इधर है, एक फोर्स ये इधर है, इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, ऐसे। अब ये एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, इनका रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ। दोनों अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया आपका, 0। क्लियर? ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इस तरह से आपका लिखो, इसको लिखोगे कैसे, देखो, FA फोर्स मैग्नीट्यूड बताओ, K 2 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶। सेपरेशन बेटा, ये 10 है, ये 10 है, पाइथागोरस से ये कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD कितना हो गया पाइथागोरस से आपका, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के कितने होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे, 10 + 10, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, BD स्क्वायर,
ये कितना हो गया आपका 100 प्लस 100 200, तो दिस इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 2√10। ठीक है, 2√10 है, ये पूरी रूट 2√10 है। स्क्वायर के डायगनल्स ये सेंटर पे हैं, स्क्वायर के डायगनल्स आपके सिमिलर हाफ वेव इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब ओ ए, ओके, तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, पूरी ये कितनी आई है दोनों, पाइथागोरस आप यहाँ भी लगा सकते हो, 2√10। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी 2√10, सॉरी दिस विल नॉट बी 2√10, दिस विल बी 10√2। सो सॉरी, 10 को अंदर लेके जाओगे 100 इंटू में 2, तो ये होगी आपकी 10√2/2, तो दिस विल बी इक्वल टू 10/√2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 10/√2 होल स्क्वायर। तो एफ ए आपका कितना आ गया, के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 10, मतलब 100 अपॉन √2 इंटू 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू के इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 100। ठीक है, ऊपर ले जाओ 10⁻⁻2, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14। सिमिलरली व्हाट विल बी एफ बी, दिस एफ बी चार्ज कितना है, -5 माइक्रोकूलम, ये तो 1 नहीं है, तो ये कितना बना, के Q1 5 इंटू 10⁻⁻6, Q1 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, डिस्टेंस आपकी वही रही 10/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, के 102, ये हो गया आपका, ये ऊपर चला गया 10 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 100, तो ये हो गया आपका के इंटू 10 इंटू 10⁻⁻14। सिमिलरली एफ सी, ठीक है, एफ सी ये कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12, दोनों का ले लिया मैंने साथ ही, 10 100 इंटू 2, तो ये हो गया आपका के इंटू 4 इंटू 10⁻⁻14। एफ ऑफ डी अगेन -5 माइक्रोकूलम की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने निकाला था, ये आ जाएगा हमारा के इंटू 10 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। ओके, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब एक बात देखो बेटा, ये दोनों डायगोनल है, आपको पता है कि जो आपका रिजल्टेंट आएगा ये, ठीक है, ये रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, देखो मैग्नीट्यूड आपका एफ डी और एफ सी कंपेयर करो, एफ डी और एफ सी मैग्नीट्यूड क्या आया, इसका आया 4 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन, इसका क्या आया, के इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है, और एफ सी और एफ बी, सॉरी आपका एफ डी और एफ सी, एफ डी कितना है आपका, के इंटू 10⁻⁻, सॉरी यहाँ गलती हो गई थी, दिस इज़ नॉट एफ सी, ये फोर्स आपका एफ ए की वजह से। ठीक है, तो एफ डी एंड एफ ए, अब देखो एफ डी कितना है, के इंटू 10⁻14, और ए कितना है, के इंटू 4 इंटू 10⁻14। सिमिलरली एफ सी और एफ बी, एफ सी एंड एफ बी, आप देखो दिस, ये दोनों है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट आप इसका निकाल लोगे और जो रिजल्टेंट इसका निकाल लोगे, एंगल दोनों के लिए 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, एफ ए, देखो एफ ए किसके इक्वल है, 4 वैल्यू कहाँ आ रही है, ये देखो एफ ए, मैं ये लिख रही हूँ, एफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एफ सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डी इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट निकालो, ये मैंने F1 मान लिया। ठीक है, तो F1 रिजल्टेंट आपका क्या होगा, अंडर रूट एफ डी स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस 2 एफ डी एफ ए कॉस थीटा
कॉस थीटा यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कॉस 90 0, ये टर्म आपकी गई। तो F1 क्या आ गया आपका, FD स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली लेट ये रिजल्टेंट हमने मान लिया F2। ठीक है, तो F2 रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, FC स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस अगेन दिस 90, वो टर्म भी आपकी ख़त्म हो गई। अब आप एक चीज़ देखो, FA इज इक्वल टू FC एंड FB इज इक्वल टू FD। F1 में ही चलो मैं चेंजेस करती हूँ थोड़े से। F1 इज इक्वल टू FD की जगह मैंने रख दिया FB का स्क्वायर और FA की जगह रख दिया मैंने FC का स्क्वायर। तो आप देखो F1 इज इक्वल टू F2, तो इसका मतलब ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180। ओके, कॉस 180 इज, ठीक है, अब एक रिजल्टेंट आपका F1 आ गया, एक रिजल्टेंट आपका F2 आ गया। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब F1 और F2 किस तरह से हैं, F1 ऐसे है और F2 ऐसे है। F1 F2 दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। व्हाट इज cos 180 -1, तो ये क्या बन गया आपका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, -2F1 F2। अभी आपने देखा F1 इज इक्वल टू F2, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, F1 F2 है, ये बन गया आपका ट्वाइस ऑफ F1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ F1 स्क्वायर। ठीक है, ये कट गए 0, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या आ गया आपका 0। ठीक है, ये सिर्फ आपने कैलकुलेशन वर्क करके दिखानी है। ठीक है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, सुन लो। पहले आप FA निकालोगे, फिर FB, FC, FD, आप मैग्नीट्यूड कंपेयर करो। ये एंगल 90 डिग्री है, इसके लिए रिजल्टेंट निकाल लो। ये 90 डिग्री है, इसके लिए रिजल्टेंट निकाल लो। अगेन आप निकालोगे तो दिस इज 180। ठीक है, ओके, थैंक यू।